हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू साइंस। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10:15 आपसे डिस्कस किया जाता है करंट अफेयर्स। ऐसे ही 3 PM दैट इज जीके का सेशन। ऐसे ही 6 PM एप्टीट्यूड सेशन, करंट अफेयर्स इश्यूज फॉर पीसीएस अगेन 3 PM एंड 10 एमसीक्यू रिविजन आपकी चलती है दैट इज एट 9 PM। सो आज हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू साइंस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है double fortified salt is one of the most cost effective opportunities to deliver critical micronutrients. Which among the following nutrients are fortified to table salt? फर्स्ट है आयोडीन, सेकंड है आयरन, थर्ड है क्रोमियम। आपको बताना है कौन कौन सी चीजें हम टेबल सॉल्ट में डालते हैं जिसकी वजह से वो फोर्टिफाई हो पाए। 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, और इज इट D 2 and 3 only? अब देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, डबल फोर्टिफिकेशन की बात करी गई है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं एट दी प्रोसेसिंग लेवल, उसको कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। सो यहाँ पर फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, डबल फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को यूज किया गया है। सो यहाँ पर अगर हम देख लीजिए, देखिए अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं, ये तो कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, तो ऑब्वियसली बात है इसको तो हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो बच्चे कौन से, दैट इज आयोडीन एंड आयरन। आयोडीन तो आपको पता ही होगा, तभी हम सॉल्ट को हमेशा जब यूटिलाइज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आयोडीन तो होगा ही होगा। प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में जो अनीमिक बर्डन है वो काफी ज्यादा है, उसी की वजह से यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, दैट इज आयरन। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाती है, दैट इज 1 and 2 ओनली, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द टर्म एपिजेनेटिक्स इज कॉमनली सीन इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस टर्म? ए है, इट इज द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स in comparison to other living objects. B, it is the study of behavioral changes in gene expression that occurs owing to changes in the DNA sequence. C, it is the study of rare diseases which are caused by genetic disorders. Or is it D, it is the study of heritable changes in gene expression that do not involve changes to the underlying DNA sequence. अब देखिए एपीजेनेटिक्स के बारे में पूछा गया है, अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इसीलिए आपसे पूछा गया है। So let's see the answer. आंसर बन जाता है आपका D. So it is the study of heritable changes in gene expression that do not involve changes to the underlying DNA sequence. So यहाँ पर heritable changes की बात कर रहे हैं, यहाँ पर sequence change नहीं होता है। So अगर आप epigenetics की बात करते हैं, so हाउ डज इट रिलेट टू चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी जाती है। सो एपिजेनेटिक्स क्या है, इट इज अ साइंटिफिक रिसर्च दैट शोज हाउ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एक्चुअली अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। अब एज सच डीएनए सीक्वेंस में तो कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पर एनवायरमेंटल चेंजेस से क्या आपके डीएनए जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स है उसमें क्या चेंज आता है, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या कौन सी कैटेगरी है, दैट इज एपीजेनेटिक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विद रेफरेंस टू स्टेम सेल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है दे डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। सेकंड है दे आर ओनली फाउंड इनसाइड एन एम्ब्रियो। ए है 1 only, बी है 2 only, सी है बोथ 1 and 2, और इज इट डी नीदर 1 नॉर 2? अब देखिए स्टेम सेल्स क्या हैं, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिससे आपके सारे मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल टिश्यूज, मल्टीपल ऑर्गन्स बन पाते हैं, तो उनको कहा जाता है स्टेम सेल्स। सो पहली डेफिनेशन तो ठीक है, दे डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, नंबर 1 इज करेक्ट। नंबर 2 कहा दे आर ओनली फाउंड इन द एम्ब्रियो, ये गलत है। देखिए एम्ब्रियो में तो फाइंड करे ही जाते हैं, बाकी जगह भी फाइंड करे जाते हैं, जिसको आप टोटीपोटेंट कहते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है, जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं वो किन स्टेम सेल से बन सकते हैं, एम्ब्रियो के स्टेम सेल से बन सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ टोटीपोटेंसी नहीं होती, प्लूरीपोटेंट भी होते हैं, मल्टीपोटेंट भी होते हैं एंड सो ऑन। तो वो जो चीजें हैं वो आपको दूसरे ऑर्गन्स में देखने को मिलती है, तो सिर्फ एम्ब्रियो में ये नहीं होते, इसलिए आंसर आपका क्या बन जाता है, दैट इज ए 1 only। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटीपोटेंट में क्या है, जो टोटीपोटेंट होता है दैट इज एम्ब्रियो के जो सेल्स एग्जिस्ट करते हैं उसी से ह्यूमन बॉडी बनती है, तो इसीलिए सारे के सारे सेल्स किससे बनते हैं, एक सेल से, जिसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंट की अगर बात करते हैं
तो प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या है, जिससे काफी सारे सेल्स बन सकते हैं, बट सारे नहीं बन सकते। जब सारे बन सकते हैं तो टोटीपोटेंट, कुछ बन सकते हैं तो प्लूरीपोटेंट। ऐसे ही एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो आप इसको केटर कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में बेबी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से हम उसके ऑर्गन्स को रीजनरेट कर पाए। ऐसे ही मल्टीपोटेंट, जिनको अडल्ट या फिर सोमैटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर फीटस, बेबी एंड थ्रू आउट लाइफ जो भी आप यूटिलाइज कर पाते हैं उन सेल्स को कहा जाता है मल्टीपोटेंट। ऐसे ही इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। देखिए इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने अडल्ट स्टेम सेल्स को ही क्या बना दिया है, प्लूरीपोटेंट बना दिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ कारीगरी करके हमने उसको इंड्यूस कर दिया है टू प्लूरीपोटेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज वाई-फाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? It refers to the use of visible light portion of electromagnetic spectrum for communication. B, it refers to the use of unused or underused portion of broadband frequencies for communication. C, it refers to the advancement in Wi-Fi technology that completely removes white noise. Or is it D, it is a solar powered broadband wireless technology? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वाई-फाई कम्युनिकेशन के बारे में। सो अगेन ये न्यूज में रहता है, इसीलिए क्वेश्चन को पिक किया गया है। अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो बन जाता है बी, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ अनयूज्ड पोर्शन ऑफ द ब्रॉडबैंड। सो जो ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसीज में अनयूज्ड पोर्शन रहता है, जो अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, उसको कहा जाता है वाई-फाई। क्या कहा जाता है? वाई-फाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं वाई-फाई की टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। सो वाई-फाई स्पेस क्या है? दैट इज दैट स्पेस जो कि अभी यूज नहीं की गई है फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू टोटीपोटेंसी, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी ऑफ A, single cell to divide and produce all of the differentiated cells in an organism. B, virus to replicate inside the body of its host. C, dying cell to regain life by slowing down the process of oxidation. Or is it D, new organism to develop from an outgrowth or bud due to cell division at one particular site? अभी ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर हम टोटीपोटेंसी की बात करते हैं तो वो क्या है, एक सेल से जब वो सारे ही सेल्स जो भी आपके बॉडी में सेल्स एग्जिस्ट करते हैं वो बना सकता है तो उसको कहा जाता है टोटीपोटेंट सेल। तो जो भी एम्ब्रियो के सेल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं जिससे ह्यूमन बॉडी, एक बेबी बन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो टोटीपोटेंसी आप देख सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विद रेफरेंस टू नैनो मटेरियल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है दैट इज एन ऑब्जेक्ट can be to be classified as nanomaterial should have all the 3 dimensions in nanometer scale. सेकेंड है नैनोमटेरियल्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। आपको बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, सो आपके पास आंसर पहले ही आ चुका है, बट अगेन आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। नैनो मटेरियल्स के बारे में पूछा गया है, न्यूज में काफी ज्यादा रहता है। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, और इज इट D neither 1 nor 2? सो अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो स्केल है वो नैनोमीटर में ही होने चाहिए, और दूसरा ये आर्टिफिशियली क्या, ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नैनो मटेरियल का मतलब क्या होता है, दैट इज 10⁻⁹। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, which among the following are the uses of radioactive isotopes? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस पूछी गई हैं। ए है फर्स्ट है स्टेटमेंट दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सेकंड है फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, थर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। सो आपको बताना है कौन कौन से आइसोटोप्स आपको एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती हैं। 1 and 2, 2 and 3, सॉरी 1 and 3, 2 and 3, और इज इट डी 1, 2 and 3? सो अगर हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करते हैं तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो कैंसर में भी मदद करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी उसको यूटिलाइज किया जाता है, और ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में भी हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाती है, दैट इज डी, सारे ही करेक्ट है। सो आप देख सकते हैं, देखो देखने को मिल रहा है आपको आयोडीन 131, हम कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस
तो हम ब्रेन ट्यूमर्स को लोकेट करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कोबाल्ट 60, कार्बन 14, ऐसे ही आपको थैलियम 201। सो ये सारी एप्लीकेशंस हैं आइसोटोप्स की, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जिनमें आपको बहुत सी एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन ऑन लिविंग बीइंग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, अल्फा पार्टिकल्स आर स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल्स विद अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज that are emitted from an atom's nucleus during radioactive decay. Second है, beta particles are positively charged lacking the energy to penetrate the skin. Third है, gamma rays are weightless packets of energy that can cause damage to the cell's structure. So आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। 3 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, और is it D none। अब देखिए, आपसे अल्फा बीटा और गामा रेज के बारे में पूछा गया है, मतलब रेडियो एक्टिव रेज के बारे में पूछा गया है। तो जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तो वहां पर आपको 3 तरह की रेज देखने को मिलती है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो अल्फा रेज है वो नेगेटिवली चार्ज नहीं है, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दैट इज बीटा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, अगेन फिर से गलत हो जाती है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स गलत होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर हम गामा रेज की बात करते हैं, ये मोस्ट हार्मफुल रेज कहलाती हैं, तो ये आपके सेल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकती हैं, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है, इसलिए आपकी ऑप्शन क्या बन जाती है, दैट इज ए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा रेज। अगर हम यहाँ पर चार्ज की बात करते हैं, अल्फा रेज क्या है, पॉजिटिव इन चार्ज। ऐसे ही अगर हम बीटा रेज की बात करते हैं, नेगेटिव इन चार्ज। अगर हम गामा रेज की बात करते हैं तो कोई भी चार्ज उन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हम गामा रेज की बात करते हैं तो ये जो है ये हमारी सेल स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सो अगर बीटा रेज की बात करते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेज से तो ज्यादा है, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू अ थिन मेटल फॉइल। लेकिन अगर हम अल्फा रेज की बात करते हैं तो आप एक पेपर से भी उसको रोक सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, which of the following organs help in eliminating excretory elements in the human body? फर्स्ट है किडनी, सेकंड है लंग्स, थर्ड है लिवर, फोर्थ है स्किन। आपको बताना है कौन कौन से ऑर्गन्स आपको एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करते हैं। A 1 2 and 4, B 1 2 3, C 3 and 4, और इज D 1 2 3 4। अब देखिए, आपको किडनीज के बारे में तो पता ही पता होगा, पक्का पक्का। अगर हम स्किन की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से एक्सक्रीशन, किसकी सिक्रीशन की हेल्प करता है, जब भी हमें स्वेटिंग होती है तो जो भी अनवांटेड आपके बॉडी में सॉल्ट है वो और पानी निकल जाता है, तो स्किन को भी आप कर सकते हैं। अगर हम लंग्स और लिवर की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स करता है, क्योंकि लंग्स सिक्रीट क्या करता है, मतलब बाहर क्या फेंकता है, एक्सहेल क्या करते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी बॉडी को नहीं रिक्वायर्ड है। इसलिए ऑप्शन क्या बन जाता है, 1 2 3 एंड 4, तो सारे ही करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, which of the following parts of the brain is responsible for controlling body temperature and release of hormones by the pituitary gland? अब आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ए है फ्रंटल लोब, बी है हाइपोथैलेमस, सी है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, और इज इट डी सेरिबेलम। सो आपसे यहाँ पर पूछा गया है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हॉर्मोन्स को रिलीज करता है बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पर ऑप्शन बन जाता है दैट इज हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो ही क्या सिक्रीट करता है, दैट इज दी सिक्रीट करता है, दैट इज रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या है, इट मेक्स एंड रिलीजेस GHRH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीजेस। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस वाज द सेशन जहां पर आपसे 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। इट वाज रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स as well as science. Thank you very much.